हेलो गाइस, आई एम साक्षी नेगी। वेलकम टू माय चैनल, जहां मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस एंड केसेस जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं। Welcome to Adelaide. A life immersed in unique landscapes and nature awaits you. Vast vineyards stretching as far as the eye can see in the early autumn. तो आज हम बात करेंगे अपने पहले केस के बारे में जो हुआ था 1948 में, और इस केस का नाम है द तमाम शद। Dead man found lying on Summit Beach. ये केस 1 दिसंबर 1948 में स्मॉटन बीच ऑस्ट्रेलिया पे हुआ था, जहाँ पे एक आदमी बॉडी मिली। सबसे पहले 6:30 AM के अराउंड जॉन लिन नाम के व्यक्ति जो अपनी वाइफ के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, वो नोटिस करते हैं कि सैंड पे सी वॉल के अगेंस्ट एक आदमी पड़ा है। उन्हें लगता है या तो वो ड्रंक है या तो वो सो रहा है, सो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो आगे चले जाते हैं। उसी के थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति वहां से निकलते हैं जिनका नाम होता है नील डे। वो ये नोटिस करते हैं कि वो आदमी बहुत देर से मूव नहीं कर रहा है, इसी रीजन से वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और यहाँ से शुरू होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ये नोटिस करती है दैट गाय वाज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड उनके कपड़े बहुत ही नीट एंड क्लीन थे। बट सरप्राइजिंग बात ये थी कि उनके कपड़ों में ना तो पुलिस को कोई आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसी आईडी नहीं मिली जिनसे कि उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन करी जा सके। यहाँ तक कि उनके कपड़ों के टैग्स और लेबल भी नहीं थे, जैसे किसी ने डेलिबरेटली वो हटा दिए हों ताकि उनकी कोई पहचान ही ना हो पाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उनकी पॉकेट से बहुत छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, जैसे कि च्युइंगम, मैच बॉक्स, हाफ स्मोक सिगरेट, साथ में एक स्क्रैप पेपर जिसमें लिखा होता है द तमाम शद। ये आदमी कौन था, कहाँ से आया था, इसकी फैमिली कहाँ है, हाउ ही डाइड, ऐसे बहुत से सवाल पुलिस ढूंढ रही थी। तमाम शद एक पर्शियन फ्रेज है जिसका मतलब है द एंड या खत्म। ये पेपर एक बुक से फाड़ा गया था जो कि एक पर्शियन पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है रुबायत ऑफ ओमार खयाम। Up to noon, police had no clue to his identity. The man was lying on his back against the seawall. There were no marks of violence or anything else to suggest the cause of death, but all name tags had been removed from the man's clothing. इन्वेस्टिगेशन के दौरान आफ्टर फ्यू मंथ्स पुलिस को एक आदमी का कॉल आता है और वो ये बताता है कि उसकी गाड़ी से एक बुक मिली है। वो ये भी बताता है कि स्मॉटन बीच पे जब उस मिस्टीरियस आदमी की बॉडी मिली थी, उसकी गाड़ी भी वहीं पार्क थी और एक्सीडेंटली उसकी गाड़ी के डोर्स ओपन थे। पुलिस जब वो बुक देखती है तो वो रियलाइज करती है कि ये वही बुक है जिसका नाम था रुबायत ऑफ ओमार खयाम। पुलिस ये नोटिस करती है कि उस बुक से एक पेज पर्टिकुलरली फटा हुआ है और वो वही पेज था जिस पे लिखा था द तमाम शद। उसी बुक के अंदर पुलिस को रैंडम लेटर्स और सीक्रेट कोड जैसा कुछ मिलता है। एक्सपर्ट्स ने ये कोड्स को क्रैक करने की भी कोशिश करी, पर कुछ लोग मानते हैं कि ये कुछ स्पाई कोड था, बट अनफॉर्चुनेटली ये आज भी अनसॉल्व्ड है। पुलिस को एक फोन नंबर भी मिलता है जो जेसिका थॉमसन के नाम पे होता है, जो नियर बाय ही रहते थे। पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उनसे पूछती है कि आप इन मिस्टीरियस पर्सन को जानते हो जिनकी बॉडी मिली है, तो वो क्लियरली मना कर देती है कि वो नहीं जानते। पर जो विटनेस थे उस दौरान, उनके अकॉर्डिंगली जेसिका को जब डेथ मास्क दिखाया गया उस मिस्टीरियस बॉडी का, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गई। डेथ मास्क जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे पता तो मुझे भी नहीं है ज्यादा, बट जितना मुझे आइडिया है वो ये है कि डेथ मास्क एक मोल्ड ले लिया जाता है इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। उनके सिर्फ फेस का मोल्ड ले लेते हैं, जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए आई थिंक यूज किया जाता है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है पुलिस के पास, जो कोई पजल से कम नहीं थी, क्योंकि बॉडी पे कोई भी वुंड का निशान या स्ट्रगल का निशान या कोई भी एक ऑब्वियस इंजरी का निशान नहीं मिलता है। डॉक्टर्स को लगता है कि शायद पॉइजन से डेथ हो सकती है, पर जब टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें भी पॉइजन का ट्रेसेस नहीं मिलता है। अब आइडेंटिटी के साथ साथ डेथ, कॉज ऑफ डेथ भी एक मिस्ट्री थी। टाइम के साथ बहुत सारी थ्योरीज बन के आई, जैसे कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का, जो वैलिड नहीं रहा आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि स्टमक में कोई भी पॉइजन के ट्रेसेस नहीं मिले। फिर मेंटल हेल्थ इलनेस, सुसाइड को भी कंसिडर किया गया।
फिर थ्योरी आई शायद रोमांटिक एंगल हो सकता है, जो कि लिंक किया गया जेसिका थॉमसन के साथ। बहुत लोगों का मानना है कि शायद उनका कोई सीक्रेट अफेयर रहा होगा जेसिका थॉमसन के साथ, सो उसको भी कंसिडर किया गया। उसके बाद एक स्पाई की थ्योरी भी कंसिडर करी गई, क्योंकि 1940s में कोल्ड वॉर का सिचुएशन था और स्पाइज, हिडन मिशंस, हिडन कोड्स बहुत कॉमन था उस टाइम पे। सो इस स्मॉर्टन बीच में जो हमें मिस्टीरियस बॉडी मिली, उसमें भी आइडेंटिटी छुपाई गई थी और सीक्रेट कोड्स एंड लेटर्स मिले गए थे। सो उसको बहुत ज़्यादा इससे रिलेट करा गया और कंसिडर करा गया। अब इस मिस्टीरियस मैन को लोग स्मॉर्टन मैन के नाम से बुलाने लगे और इनको एक एनोनिमस ग्रेव में दफनाया गया, जहाँ पे ये सालों तक एक अननोन पर्सन की तरह रहे। जैसे कि रिसेंट ईयर्स में फॉरेंसिक में काफ़ी तरक्की हुई है। सो 2019 में साउथ ऑस्ट्रेलिया अटॉर्नी जनरल ने बॉडी एक्सह्यूम करने की परमिशन दी और 2021 में बॉडी के रिमेन्स सिमेट्री से निकाले गए और डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजे गए। हेयर्स जो पुलिस ने डेथ मास्क कास्ट के ऊपर प्रिजर्व करके रखे थे, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया। जेनेटिक जेनेलॉजी यूज करके रिसर्च में मेंशन किया गया कि 4000 पॉसिबल डीएनए मैचेस मिले हैं। In 2022, professor in University of Adelaide, Derek Abbott and genetic genealogist Colin Fitzpatrick ने ये क्लेम किया कि स्मॉर्टन मैन की पहचान हो चुकी है। As per the professors, स्मॉर्टन मैन का नाम चार्ल्स वेब था, जो मेलबर्न का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। वेब का जन्म 1905 में मेलबर्न में हुआ था। ऑल्सो उनके कपड़ों से कीन नाम का लेबल पाया जा रहा था एंड एज पर रिसर्च वो शायद उनके नेफ्यू के कपड़े थे, जिनका नाम जॉन रसल कीन था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मिस्ट्री अब खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी एम्बिगुअस हैं। सो जो चीज़ें कंफर्म्ड हैं वो हैं चार्ल्स वेब से DNA match based on hairs on death mask, genealogical link with living relatives, family photos, documents मिल रहे हैं जो कि family background, siblings, उनका divorce, कहीं losses etc. डिपिक्ट कर रहे हैं। अभी भी जो uncertain और unresolved है वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस एंड कॉर्नर्स ऑफिस की रिपोर्ट, जो अभी भी पेंडिंग है। Though DNA work on remains are reportedly completed, but forensic anthropology and odontology report is still pending. Family matches genetic genealogy से strong हो सकते हैं, लेकिन बिना direct living relative के DNA या complete chronicle confirmation के inconvertible proofs नहीं है। Behavior around cause of death, meaning of code, relationship with Jessica, etc. ये सब अभी speculation की ही category में है। Now questions lies ahead. अगर चार्ल्स वेब ही स्मॉर्टन मैन है या था, सो बहुत सारी थ्योरीज को दोबारा सोचना पड़ेगा, जैसे कि उनके लास्ट वेयर अबाउट्स, उनके पर्सनल लाइफ टेंशंस, डिवोर्स, फैमिली, मूविंग, डिस्पेरेंस, क्या वो अडेलिया जेसिका थॉमसन को ही ढूंढने आए थे, कोड इन रुबायत अब कौन इंटरप्रेट करेगा, वो साइफर क्या था, सबसे बड़ी मिस्ट्री द कॉज ऑफ डेथ। अगर वो पॉइजन था तो वो किसने दिया, अगर वेब ने खुद लिया तो वो क्यों लिया, कैसे लिया तो वो डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। ऑल्सो अगर वो एक्सीडेंट था या मर्डर था तो कोई बॉडी पे ट्रेस क्यों नहीं था। ऑल्सो जेसिका थॉमसन का कनेक्शन था तो वो क्या था। Many people think कि जेसिका कुछ ऐसा जानती थी जो उन्होंने पुलिस से छुपाया और उनका कोई ना कोई कनेक्शन था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रूफ नहीं है, तो इट्स स्टिल अनसर्टेन। स्मॉर्टन मैन केस या तमाम शत केस में चार्ल्स वेब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट या स्ट्रॉन्ग मैच हैं, लेकिन इस मिस्ट्री भरे केस में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने बाकी हैं। शायद एक दिन हम जान पाए कि वो स्मॉर्टन मैन कौन था, कहाँ से आया था, क्यों आया था, कैसे उनकी कहानी खत्म हुई। तब तक द तमाम शत केस एक पूरे सच का इंतजार कर रहा है।
Thank you so much guys for watching the complete video. If you like the video, please do hit the like button and subscribe my channel. I'll see you in the next one. Till then, take care.